चिल्ड्रन, अब हम आपके यूनिट 3 के लास्ट टॉपिक एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की बात कर रहे हैं, जो कि लास्ट है आपके इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। अब एरिक एरिक्सन की रुचि इस बात में थी कि बच्चों और किशोरों में व्यक्तिगत पहचान किस तरीके से विकसित होती है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है। चूंकि उनके सिद्धांतों में व्यक्तिगत, सांवेगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है, एरिक एरिक्सन ने पर्सनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट सभी को लिया है। इसलिए इनके सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। एरिक एरिक्सन के इस सिद्धांत से छात्रों के उनकी इमोशनल हेल्थ के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया है एरिक एरिक्सन ने। अब इन्होंने इस सिद्धांत में पूरे जीवन काल की अवधि को या विकास की अवस्थाओं को आप कह सकते हैं 8 भागों में बांटा है और प्रत्येक अवस्था में एक चुनौती दी है इन्होंने, जिसको कि संकट भी कह सकते हैं। एरिक एरिक्सन ने जो 8 अवस्थाएं बताई हैं, हर एक अवस्था की एक अपनी चुनौती है, जिसको कि इन्होंने संकट का नाम दिया। और इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत पहचान बनाने में बालक किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना करता है और समाज किस तरीके से उसकी मदद करता है इन चुनौतियों का सामना करने में। तो पहली चुनौती की अगर हम बात करें तो पहला इन्होंने दिया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या हम कह सकते हैं विश्वास और अविश्वास। एरिक्सन के सिद्धांत की यह पहली अवस्था है, विश्वास और अविश्वास। इसका समय जन्म से 1 साल तक की अवस्था है। अब यहां पर देखिए, विश्वास और अविश्वास की बात कहां से आ रही है। जिन बच्चों को उनके माता पिता या जो भी व्यक्ति उनकी देखभाल कर रहे हैं उनसे उचित स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो उनमें विश्वास की भावना का विकास होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता और अन्य व्यक्ति जो उनकी देखभाल कर रहे हैं उनकी तरफ से उन्हें रोता बिलखता छोड़ दिया जाता है, तो उनमें दूसरों के प्रति अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। बच्चों के अंदर शक, डर, ये भावनाएं अपने आप ही विकसित होती चली जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि शैशवावस्था से ही व्यक्तित्व का विकास उचित प्रकार से हो, तो यह बहुत जरूरी है कि बच्चे के अंदर विश्वास की भावना उत्पन्न हो। यहां पर एरिक एरिक्सन ने एक शब्द का प्रयोग किया है जिसको कहते हैं आशा। अगर बच्चा उसके अंदर विश्वास है तो उसके अंदर आशा या होप अपने आप ही उत्पन्न होती चली जाएगी। अर्थात वो बच्चा प्रारंभ से ही आशावादी होता चला जाएगा। इसके बाद इन्होंने दूसरी अवस्था की बात करी, जो कि 1 से 3 साल तक की अवस्था है। इसका इन्होंने नाम दिया ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की ये दूसरी अवस्था है। इन्होंने कहा, जब बच्चों को अपने माता पिता या देख रेख करने वालों में
विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो फिर उनमें यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि उनके व्यवहार जो भी वो कर रहे हैं वो उनके अपने व्यवहार है और उनको करने की उनको स्वतंत्रता है। अर्थात वे अपने आप से खाना खाने लगेंगे, कपड़े पहनने का प्रयास करेंगे, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग भी उचित प्रकार से होगी और वो दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन इसकी दूसरी ओर जो माता पिता बहुत सख्त होते हैं, हर समय बच्चों को डांटते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों पर मारते हैं, उनको अपनी क्षमताओं के ऊपर या साधारण शब्दों में अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है और यहां पर वह एक लज्जा का अनुभव करते हैं या जिसे कह सकते हैं कि एक शेम का अनुभव करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया कि माता पिता ने उनको डांट दिया और डांटने से धीरे धीरे वो किसी भी काम को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर एक जो नई चीज उत्पन्न होती है वो होती है बच्चों के अंदर विल पावर। विल पावर मीन्स बच्चों की इच्छा शक्ति कि वो अपने काम को स्वतः किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर उनके माता पिता का व्यवहार उनके संग अच्छा रहा है तो उनके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है कार्य को करने की और स्वयं अपने आप अपने कार्य करने की। तो यहां पर एक नई चीज उत्पन्न हुई बच्चे के अंदर विल पावर। होप आई, होप के बाद आई उसमें विल पावर। देखिए ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब तीसरा आता है आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम दोष। एरिक्सन के सिद्धांत की यह तीसरी अवस्था है। इसका अगर हम समय देखें तो ये 3 से 5 साल तक की अवस्था या जिसको कि आप प्री स्कूल एज या अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हैं। अब क्या होता है कि जब बच्चों में ऑटोनॉमी या स्वायत्तता, अपने आप कुछ करने की भावना का विकास होने लगता है, तब वो अपने आसपास के वातावरण को देखना और उसमें खोज करना प्रारंभ कर देते हैं और उनके माता पिता भी उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो नई नई चीजों में जो कुछ भी उनको दिख रहा है अपने आसपास के वातावरण में उसको जाने और उसको समझने का प्रयास करें। यहां पर माता पिता को चाहिए कि बच्चा जो भी कर रहा है वो उसकी पूर्ण रूप से सराहना करें। सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि अगर आपने बच्चे को किसी भी चीज से प्रारंभ में रोक दिया, आप उसके लिए एक नया खिलौना खरीद के लाए, बच्चा अभी उसको उलट पुलट के देख रहा है, आपने उसके हाथ से लिया और उसको रख दिया। क्यों? क्योंकि इतना महंगा खिलौना था, खराब हो जाएगा। अब बच्चे की वो जिज्ञासा आपने वहीं पर खत्म कर दी, उसको इस तरह से कह के कि ये टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि बच्चा चुपचाप उसको खेलेगा और उसके अंदर एक डर उत्पन्न हो जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे टूट जाए, मेरे माता पिता नाराज हो जाएं या मुझे डांटे या मुझे मारे। तो यहां पर बच्चे के इनिशिएटिव के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे में जब खोजी प्रवृत्ति हो तो यहां पर उसको पूर्ण रूप से अपने पेरेंट्स का या अपने आसपास के वातावरण में जो लोग रह रहे हैं, या जैसा हमने कहा कि ये प्री स्कूल एज है, तो जो भी लोग उसके संपर्क में आ रहे हैं उसे उनका पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। इसके बाद चौथी अवस्था आती है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। मनोसामाजिक अवस्था की एक चौथी अवस्था है
और ये 6 से 12 साल तक की अवस्था है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड की संज्ञा भी दी है। अब इसको परिश्रम की संज्ञा भी दी गई है। यहां पर छात्रों के सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं और वो उनका सामना शिक्षक के सहयोग से करते हैं। यहां पर 2 चीजें हैं। अगर काम बहुत आसान है और बच्चे ने तुरंत कर दिया और शिक्षक ने उसकी बहुत ज्यादा सराहना कर दी, तो वो क्या करेगा? उसी सरल काम को ही उसको लगेगा कि बस मैं इतना ही कर सकता हूं। लेकिन अगर बहुत जटिल कार्य है और बच्चे ने उसको पूरा किया और तब उसको सराहना मिली, तब उसके अंदर इस भावना का विकास होगा कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो जटिल काम को भी कितनी आसानी से कर रहा हूं। तो यहां पर शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि वो छात्रों को चुनौतियों से निपटने में मदद करें। और इसमें क्या होगा कि छात्रों के जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी वो उनको बड़ी आसानी से उनका सामना करते चले जाएंगे। इसके बाद आता है आपका पहचान, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। एरिक्सन के सिद्धांत की यह 5वीं अवस्था है, जिसकी अवधि 12 से 18 साल की है और यह किशोरावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोरों को यह जानने की उत्सुकता होती है कि वे कौन हैं, किस लिए हैं, वे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, वे कहां जा रहे हैं। तो एरिक्सन ने इस अवस्था को पहचान की संज्ञा दी है। अब एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोरों को अलग अलग दिशाओं में खोज करनी पड़ती है। उनको भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं और भविष्य का रास्ता भी तय करना होता है। भिन्न भिन्न भूमिकाओं से मतलब है उनको एक अच्छे छात्र और एक अच्छे पुत्र, दोनों की भूमिका उनको निभानी है। इसके साथ ही साथ उनको इस अवस्था में वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये सब कुछ निश्चित करना होता है। तो यहां पर एरिक्सन ने नाम दिया इसको कर्तव्य परायणता। मतलब इस अवस्था में उनके जो भी कर्तव्य हैं किशोरों के, वो उनको भली प्रकार से पूरे करने होते हैं। इसके बाद की अवस्था है घनिष्ठता बनाम अलगाव या इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यह एरिक्सन के सिद्धांत की 6ठी अवस्था है। इसकी अवधि 20 वर्ष से 30 वर्ष की होती है, या हम इसे अर्ली एडल्टहुड भी कह सकते हैं। अब इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है और जब दूसरों के साथ उसकी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाती है, तब अपने आप उसके अंदर समर्पण की भावना आती जाती है। अर्थात किसी के लिए कुछ करने की भावना। अब यहां पर वो चूंकि उसकी दिशा निर्धारित हो चुकी है, वो लोगों के संपर्क में आ रहा है, लोगों के संग उसकी घनिष्ठता हो रही है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, उसके वर्क प्लेस पर, जहां कहीं भी वो जा रहा है, तो धीरे 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 समाज में रहते हुए उसके अंदर अब अपने काम के प्रति, बड़ों के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना धीरे धीरे उत्पन्न होती चली जाती है। लेकिन यहां पर दूसरी ओर जो लोग दूसरों के साथ घनिष्ठता नहीं रख पाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनकी जिंदगी में
अकेलापन आ जाता है और अकेलापन आने से वो बहुत सारे मानसिक रोगों का शिकार होते चले जाते हैं। इसके बाद अगली अवस्था है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जननात्मकता बनाम स्थिरता। एरिक्सन के सिद्धांत की यह 7वीं अवस्था है जो 40 से 50 की आयु तक होती है। इसे मध्य वयस्कावस्था या मिडिल एडल्टहुड भी कहते हैं। अब यहां पर जेनरेटिविटी से तात्पर्य है कि व्यक्ति अगली पीढ़ी के कल्याण के लिए सोचने लगता है, उसे समाज को उन्नत बनाने की चिंता होती है, वह अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहता है। यहां पर हम इसको प्रोडक्टिविटी से जोड़ सकते हैं। वो ऐसे कार्य करना चाहता है जिससे कि वो समाज को कुछ दे, अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ दे और आने वाली पीढ़ी के लिए उसके मन में चिंता भी उत्पन्न होने लगती है। इसके बाद लास्ट स्टेज है संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था है जिसमें लगभग 60 वर्ष या उससे ऊपर से प्रारंभ होकर मृत्यु की अवधि तक आती है। इसको बुढ़ापा भी कहा जा सकता है। अब इस अवस्था में व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बीते हुए दिनों में जो जिंदगी वो गुजार चुका है उसकी ओर देखने का प्रयास करता है। उसमें वो फिर अपनी सफलताओं और अपनी असफलताओं को भी देखता है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा अपनी सफलताओं और असफलताओं की ओर और उसको लगा कि जीवन में सफलता ज्यादा है, उसने समाज के लिए कुछ अच्छा किया है, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा किया है, तो उसके अंदर एक संपूर्णता का एहसास होता है। ये संपूर्णता बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि उसने जीवन में कुछ नहीं किया, पूरा जीवन उसने व्यर्थ गंवा दिया, तो यहां पर उसके अंदर निराशा की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो यहां पर संपूर्णता और निराशा दोनों के बीच में से व्यक्ति अपना सफर तय करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहां पर एरिक्सन ने अपने सिद्धांत को बहुत बेहतर तरीके से समझाया है और समझाने का प्रयास किया है। तो यहां पर आपकी यूनिट 3 जिसमें कि बाल विकास के सिद्धांतों की बात हो रही थी, ये यूनिट अब आपकी यहां पर